जनादेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अशोक श्रीवास्तव। जी हाँ, इस वक्त 5 राज्यों की जो जनादेश की तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है। शाम के 6 बज चुके हैं। सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू हुई थी, अब तस्वीर साफ हो गई और पूर्वोत्तर से लेकर पूरब तक ऐसा लग रहा है मानो कमल ने अपना पूरे नक्शा जो है, भारत का जो नक्शा है वो भगवा कर दिया। और बहुत बड़ी खबर जो है, आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि किस तरह से बीजेपी ने बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। यह सबसे बड़ी खबर है। और इसके अलावा अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, हालांकि वहां की भी बात हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात जो है रीमा पश्चिम बंगाल की हो रही है, क्योंकि वहां की लड़ाई बहुत करीबी लड़ाई थी, बहुत मुश्किल लड़ाई थी। असम में बीजेपी ने जो है बड़ी जीत एक बार फिर से हासिल की है, पुडुचेरी में भी हासिल की है, यूडीएफ की वापसी हुई है अगर केरल की बात करें, और साथ साथ अगर दक्षिण की बात करें तो वहां पर डीएमके जो है वहां तमिलनाडु में वो हार गई है और विजय वहां के नए हीरो हैं। बिल्कुल, लेकिन असली ट्विस्ट तो दक्षिण भारत से ही है जो आप बता रहे हैं। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की नई पार्टी टीवीके ने एंट्री ही नहीं मारी है, बल्कि ब्लॉकबस्टर धमाका किया है। अब विजय की आंधी में स्टालिन भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस उलटफेर ने तो सियासी दिग्गजों के भी गणित को बिगाड़ दिया, क्योंकि लोग ये एनालिसिस कर ही नहीं पा रहे थे। पुडुचेरी में भी भाजपा और मजबूत होकर उभरी है और वहीं केरलम में भाजपा ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हाई है। ढोल नगाड़े, गुलाल, मिठाइयों के बीच जीत का जश्न चरम पर है। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि चुनावी नतीजों का विस्तार से विश्लेषण हम करेंगे इन सभी खबरों पर। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के भरोसे को मिला पश्चिम बंगाल की जनता का बम्पर समर्थन, टूट गया ममता बनर्जी का तिलिस्म। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सुनामी में वही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, 2/3 सीटों पर भाजपा की बढ़त, 100 सीटों से नीचे पहुंची टीएमसी। असम में बीजेपी की हैट्रिक, भाजपा की अगुवाई में एनडीए 100 सीटों के करीब। कांग्रेस के गौरव गोगोई प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बचा पाए अपनी सीट। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय का चला जादू। विजय की पार्टी टीवीके ने बनाई मजबूत बढ़त। मुख्यमंत्री स्टालिन कोलाथूर से खुद अपना चुनाव हारे। केरलम में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, 3 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। लेफ्ट का किला हुआ ध्वस्त, यूडीएफ ने बनाई बढ़त। और पुडुचेरी में फिर बन रही एनडीए की सरकार। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की अगुवाई वाली एआईएनआरसी का दबदबा कायम। और इस वक्त की बड़ी खबर है, 5 राज्यों का जनादेश, बीजेपी की बम्पर जीत से जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। 5 राज्यों का जो जनादेश आया है, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें कि बीजेपी की बम्पर जीत से जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए थोड़ी देर में पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां जश्न की जोरदार तैयारी है। हालांकि जश्न वहां बहुत पहले सुबह से ही शुरू हो गया था। जीत का एहसास, आहट जो है बीजेपी की हो गई थी और पश्चिम बंगाल की सत्ता में अब बीजेपी की एंट्री तय है। 200 से ज्यादा सीटें, यानी कुल मिलाकर 205 सीटों पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। टीएमसी 82 सीटों पर सिमट कर रह गई है। असम में हैट्रिक की ओर बीजेपी बढ़ रही है और केरलम में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जनादेश की जो ब्रेकिंग खबरें हैं। केरलम में 3 सीटों पर खिला है कमल। ये केरलम की राजनीति को देखते हुए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर। तमिलनाडु में बड़े उलटफेर में जो है अभिनेता,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपके सामने है। बीजेपी रिकॉर्ड विन इन वेस्ट बंगाल वुड बी पॉसिबल विदाउट द एफर्ट, would not be possible without the efforts and struggle of countless karyakartas over generation. I salute them all. For years they have worked hard on the ground, overcome all sort of adversities and spoken about our development agenda. They are the strength of our party. तो कार्यकर्ताओं को आज की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया है। और बहुत देर से इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रिएक्शन का, क्योंकि ये पहला एक तरीके से रिएक्शन है जिसमें कि काफी हम कहें कि क्रक्स में प्रधानमंत्री ने सारी बात कह दी है। जरा इसका हिंदी भी हम आपको एक तरीके से बता दें प्रधानमंत्री के एक्स ट्वीट का। पीएम मोदी ने एक्स पर यही लिखा है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल उठा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2026 के चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे। जनता की शक्ति की जीत हुई है और भाजपा की सुशासन की राजनीति विजयी हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के प्रत्येक नागरिक को नमन करता हूं। जनता ने भाजपा को शानदार जनादेश दिया है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम ऐसी सरकार प्रदान करेंगे जो समाज के सभी वर्गों को अवसर और सम्मान सुनिश्चित करे। रीमा, एक बात नोट करने वाली है कि हालांकि जीत, बड़ी जीत जो है बीजेपी की असम में भी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला ट्वीट जो है वो पश्चिम बंगाल को लेकर आता है और इससे समझा जा सकता है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी और वहां की जीत कितनी बड़ी जीत है इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है। और अब सबसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो बंगाल की जनता का और बंगाल के कार्यकर्ताओं का जिक्र करना, क्योंकि मत भूलिए कि बीजेपी में इस जीत, ये जो आज बीजेपी इस जीत तक पहुंची है, उसके पीछे बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं को बलिदान देना पड़ा है, उनकी जान गई है। राजनीतिक हिंसा में क्या क्या अत्याचार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं झेला, उसके बाद बीजेपी उन्होंने वहां पर, और इतने सालों का समर्पण एक तरीके से पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का, लाखों कार्यकर्ताओं का रहा और वही दिखाई दिया। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्षों के बिना संभव नहीं होती। ये भी आगे लिखा गया। मैं उन सभी को सलाम करता हूं। वर्षों से उन्होंने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की है, हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया है और हमारे विकास के एजेंडे के बारे में बात की है। वो हमारी पार्टी की ताकत है। ये भी प्रधानमंत्री के उसी एक्स पर जो पोस्ट किया है उसका हिस्सा है। तो ये बहुत अहम बात है कार्यकर्ताओं की जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक बार आप अपनी स्क्रीन पर भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पर पोस्ट, और एक बार फिर से हम आपको वो दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने बात कही। पश्चिम बंगाल में कमल खिल उठा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट था। पश्चिम बंगाल में कमल खिल उठा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2026 के चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे। जनता की शक्ति की जीत हुई है और भाजपा की सुशासन की राजनीतिक विजय हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के प्रत्येक नागरिक को नमन करता हूं। जनता ने भाजपा को शानदार जनादेश दिया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम ऐसी सरकार प्रदान करेंगे जो समाज के सभी वर्गों को अवसर और सम्मान सुनिश्चित करे। ये एक ट्वीट था और दूसरा ट्वीट है पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्षों के बिना संभव नहीं होती। मैं उन सभी को सलाम करता हूं। वर्षों से उन्होंने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की है, हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया है और हमारे विकास के एजेंडे के बारे में बात की है। वो हमारी पार्टी की ताकत है। और यही बात लगता है कि जब प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे तो ये खुशी का ही पल नहीं होगा, बल्कि कई लोग शायद काफी भावुक भी आज कार्यकर्ता दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वर्षों की जो तपस्या एक तरीके से हम कहेंगे वो उनकी आज सफल होती हुई दिखाई दी है। अशोक,
जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल तो जरूर है, लेकिन साथ साथ बिल्कुल ठीक रीमा आपने कहा कि आज भावुक पल भी होगा। और बीजेपी मुख्यालय में अब जो नारे लग रहे हैं और जो वहां पर बोर्ड्स पर भी लिखा जा रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है कि जहां जन्म हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो बंगाल हमारा है। अब तक बीजेपी का नारा था, बरसों तक नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। क्योंकि कश्मीर में 370 और कश्मीर में जो परमिट होता था उसको हटाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, बीजेपी अब तक कहती थी और आज ये भी कह रही है कि जहां जन्म हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो बंगाल हमारा है। तो आप सोचिए कश्मीर से लेकर जो है पश्चिम बंगाल तक बीजेपी ने कैसे ये एक राजनीतिक यात्रा पूरी की है। बिल्कुल। और कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने जीत की खुशी में जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर, और यहां यह भी बताना जरूरी है कि बहुत कुछ आज मिठाइयों के साथ साथ अगर झाल मूड़ी है तो वो मिर्ची भी खिलाई जा रही है। तो मतलब मीठे के साथ साथ आज लोगों को झाल मूड़ी भी बहुत खिलाई जा रही है बीजेपी के जितने भी ऑफिसेज हैं उन सब में। और ये आप तस्वीर देखिए, गुलाल लग रहा है और लग रहा है भगवा गुलाल है। और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो तस्वीर है उसको भी भगवा गुलाल से और रीमा इस बात को समझिए कि बंगाल में जो भगवा केसरिया गुलाल है उसको लोग खेल रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, सयानी घोष, इन लोगों ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि 4 तारीख को हरे गुलाल से जो है बंगाल में खेला होगा और उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। मुझे नहीं पता अभी ये कहां है, ये केसरिया और ये जो भगवा गुलाल से जो खेला हो रहा है वो देख रही हैं चोरी छुपे अपने घर में टीवी सेट में बैठ के जरूर देख रहे होंगे। आज अभिषेक बनर्जी को भी ढूंढ रही हूँ जिन्होंने कहा था 4 मई के बाद अमित शाह देख लेंगे, 12 बजे के बाद आ जाना जरा, फिर हम बताएंगे कि हम में कितना दम है। और तो आप सिर्फ अभिषेक नहीं तो आपको डेरेक ओब्रायन को भी ढूंढना चाहिए। डेरेक ओब्रायन कहाँ है? वो भी छुप छुप के इस वक्त देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। एम भोजराजन चुनाव जीते, इस वक्त की बड़ी खबरों में जो आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज जो रिजल्ट आ रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी उधम मंडलम सीट से चुनाव जीत गई है। उधम मंडलम सीट से एम भोजराजन चुनाव जीते। बीजेपी के खाते में तमिलनाडु की एक जीत जो है हुई है। और तमिलनाडु में बीजेपी की सीट जो नतीजे हैं उस पर बता रहे हैं हमारे सहयोगी जो हैं विनोद मिश्र, तमिलनाडु गए थे, वहां की एम भोजराजन चुनाव जीते हैं वहां से, तो वो भी बताएंगे तमिलनाडु ये क्या संकेत दे रहा है। जमीन पर जब वो गए थे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने काफी कुछ देखा और एकदम उनका जो प्रेडिक्शन था एकदम सही साबित हुआ है। क्यों विनोद जी, आपने एकदम सही प्रेडिक्शन दिया था, जो कहा वही हुआ। ये दावा तो किसी भी एग्जिट पोल के एजेंसी ने नहीं किया। ये दावा तो सिर्फ एक एग्जिट पोल ने दिखाया कि विजय को छोड़ के एक एक्सिस बाय इंडिया छोड़ के शायद किसी एग्जिट पोल का ये दावा सही नहीं हुआ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हम जैसे पत्रकार कैसे दावा कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी का जो ये पहला आपने देखा है रुझान के बाद ये पहला जीत का, ये मुझे लगता है ये एक बड़ी जीत है। बीजेपी इससे पहले भी तमिलनाडु में 4 सीटें थी, इससे पहले भी बीजेपी की 4 सीटें थी और बीजेपी वहाँ 11-12% वाली वहाँ पे परसेंट का वो उसका वोट शेयर था। तो बीजेपी के लिए 1, 2 सीट 3 सीट तमिलनाडु से जीतना बहुत हैरानी की बात नहीं है। बीजेपी के कुछ इलाके जैसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, कोयम्बटूर है, दक्षिण चेन्नई है, ये सब इलाका है जहां बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। विनोद जी, बड़ा सवाल ये है कि अभी जो है असेंबली तो हंग है, ठीक है, तो सरकार क्या टीवी के एआईडीएमके के साथ मिलकर सरकार बना सकती है? क्योंकि कोई और विकल्प तो फिलहाल दिख ही नहीं रहा। लेकिन उस विकल्प के तौर पर एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन शायद खत्म हो जाए, क्योंकि विजय जो है वो बीजेपी के साथ जाने में शायद जो है उनको दिक्कत हो। हाँ, क्योंकि उनका कोर वोटर ही अलग है। अशोक जी, ये देखिए ना कि अभी विजय के 100 सीट पहुंचते पहुंचते ये ऑफर खुद कांग्रेस की तरफ से आई है। कांग्रेस पार्टी को डीएमके ने एक तरह से डिनाई कर दिया था अपने कैबिनेट में, अपने सरकार में उसको शामिल करने के लिए। तो कांग्रेस का एक धरा तो वहां पहले से चाह रही थी कि टीवीके के विजय के साथ हमारा अलायंस हो। लेकिन कांग्रेस के आने से सरकार बनती नहीं। अभी जो कांग्रेस की सिचुएशन है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सिचुएशन, कांग्रेस भी मेरे ख्याल से 4 सीटों पर वहां बढ़त बनाए हुए है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डीएमके और एआईडीएमके कभी टीवीके के साथ में अलायंस करें, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो है उसका द्रविड़ पार्टी का अपना अलग पॉलिटिकल नैरेटिव्स है। नहीं, लेकिन फिर ऐसे में तो सरकार बनती कैसे दिखेगी?
क्या क्या कोई टूट फूट, क्योंकि अदर्स के खाते में भी नहीं, विनोद जी DMK अदर्स की प्लस छोटी जो छोटी है, पार्टियां वो- साफ है ना। वो टूट सकता है क्योंकि कांग्रेस के हाँ? साथ डीएमके प्लस जो है, मतलब डीएमके कांग्रेस प्लस जो है, आपने देखिए ना, मैं कांग्रेस कह रहा उसके साथ जा हूं सकती है। आपको यही ये अटकलें बात, लग रीमा रही की हैं। बात आप देखिए बहुत सही बोली है कि डीएमके अलायंस में 29 पार्टियां हैं। सबसे बड़ा जो अलायंस है तमिलनाडु में वो डीएमके का अलायंस है। एआईडीएमके के अलायंस में 6 पार्टियां हैं बीजेपी के साथ में, और टीवीके का कोई अलायंस नहीं है। टीवीके सिंगल पार्टी लड़ी है, तो टीवीके का कोई अलायंस है नहीं है। तो आप जब 29 पार्टी का डीएमके का अलायंस है, जब आप उसको अलग अलग पार्टियों का जो परफॉर्मेंस में देखें, तो एक बात मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का वहां पे ये हालत है कि अगर विजय उसको अपने कैबिनेट में, गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए तैयार हो, तो उसके सारे के सारे जीते हुए लोग अभी टीवीके के साथ मिल सकते हैं। चलिए इस चीज भी अभी साफ हो जाएगी, लेकिन रोशन जी जरा एक सवाल केरलम पर भी पूछना चाहूंगी मैं। केरलम में बीजेपी की 3 सीटें आना, और अब हमारे साथ बहुत सारे जब बीजेपी के नेता सुबह से जुड़ रहे हैं, वो कह रहे थे भाई अब अगली बार जो है वो निशाना बंगाल तो हो गया, अब केरलम, और ये 3 सीटें कहीं ना कहीं इशारा वहीं जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बंगाल में 2006 से शुरुआत हुई थी, 0 से शुरुआत हुई, फिर 3, फिर 77 और अब 200 पार। तो समय लगता है। केरल में भी पिछली बार आपने देखा होगा कि 2016 में कि वहाँ केवल 1 सीट मिली थी, फिर अगली बार सीट नहीं मिली, लोकसभा की 1 सीट मिली। तो जो आरएसएस का और सीपीएम और जो लेफ्ट फ्रंट है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच जो वहाँ झड़प होती है, जो हिंसा होती है, खूनी संघर्ष होता है, आरएसएस वाला बहुत सालों से वहाँ आरएसएस के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आरएसएस का लाभ, आरएसएस का जो वहाँ संघर्ष है, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मुझे भी लगता है कि समय लगेगा। हो सकता है कि अगले 5 साल, 10 साल या 15 साल लगे। लेकिन जो बंगाल में जीत मिली है, क्योंकि बीजेपी का जो फोकस था बिहार में था, बिहार में सरकार बन गई, उड़ीसा में था, वहाँ सरकार बन गई, बंगाल में सरकार बन गई, तो अब उनका फोकस रहेगा दक्षिण में, और दक्षिण में तमिलनाडु और केरल रहेगा मुख्य तौर पर। और ऐसा लगता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तो कुछ कुछ बीजेपी दिख रही है, लेकिन इन 2 राज्यों की तरफ बीजेपी का फोकस रहेगा। तो ये अहम बात होने वाली है, क्योंकि केरलम में अब अगर अगला फोकस है, और लेकिन एक बात अशोक काबिल गौर है आज के लिए कि अब देखिए पूरे देश के नक्शे पर फिलहाल अब लेफ्ट फ्रंट कहां पर है ढूंढना पड़ेगा। लेफ्ट तो आउट हो चुका है, आउट हो गया ना पूरी तरह। तो मैं और विनोद जी सुबह यही बात कर रहे थे कि आज पहले जो है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जो नक्सलवाद थे वो इंडिया के नक्शे से आउट हुए, ठीक है, और अब जो है लेफ्ट भारत के नक्शे से आउट हो गया। आज लेफ्ट कहीं नहीं, जेएनयू के अलावा कोई बचा ही नहीं है। जेएनयू में और कुछ मीडिया में, जेएनयू के अलावा कहीं नहीं बचा। जेएनयू में मीडिया में, टेलीविजन चैनलों में लेफ्ट जरूर है, लेकिन इसके अलावा लेफ्ट जो है जमीन पर जो है कहीं नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या लेफ्ट वापसी कर सकता है? बंगाल में तो उनकी वापसी नहीं हो रही, लेकिन केरला में क्या वो वापसी कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो खुद अपनी सीट से हार गए। तो अब एक तरीके से चेहरा, और वो इतने ज्यादा माने जाते थे कि वो पूरी पार्टी पर उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर लिया था। तो अगर इस तरह से सभी ऊपर के चेहरे भी हट गए हैं अब लेफ्ट के, तो बचा कौन? और इसमें विनोद आप कुछ कहना चाहते हैं? विनोद जी आप बोले, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब हम लेफ्ट के बाहर होने की बात कर रहे हैं कि लेफ्ट देश की राजनीति से बाहर हो गया, तो ये आप बंगाल की राजनीति का एक अपने आप में मुझे लगता है शोध का विषय है कि एक ऐसा स्टेट जो 15 साल पहले तक जो है पूरी तरह से लेफ्ट डोमिनेटेड स्टेट था, आज वो पूरी तरह से राइट डोमिनेटेड स्टेट है, और ये अपने आप में बहुत बहुत एक चमत्कारी चीज है। अच्छा, बंगाल में भाजपा ने 5 संकल्प जो बड़े दिए थे, वो जरा हम एक बार बता देते हैं। भाजपा के बंगाल में 5 संकल्प। पहली कैबिनेट बैठक में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए होगा लागू, ये पहला संकल्प है, यानी पहली ही कैबिनेट बैठक में ये संकल्प। दूसरा, राज्य में पहले ही दिन से आयुष्मान भारत योजना का मिलेगा लाभ, जिसको कि ममता बनर्जी ने अब तक रोका हुआ था, उनकी सरकार ने गरीबों को वो लाभ नहीं मिलने दिया था, तो वो लाभ अब मिलेगा। तीसरा है, राज्य कर्मचारियों के लिए 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू होगा। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा सभी प्रचार में दिखाई दिया था। चौथा है, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ पर कार्रवाई, 0 इन्फिल्ट्रेशन नीति तत्काल प्रभावी होगी। तो ये चौथा संकल्प है। और 5वां संकल्प है, राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन।
पीड़ितों को मुआवजे, बहुत अहम 5 संकल्प हैं ये, जो बीजेपी का एजेंडा अब क्या होगा बंगाल में वो दर्शाते हैं। बिल्कुल, सीए को लेकर आपको याद होगा बाकायदा ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर सीए के खिलाफ कहा था कि हम बिल्कुल इसको लागू नहीं होने देंगे। ये उन्होंने ऐलान कर दिया था कि किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे, लेकिन जनता ने आज जो है अपना फैसला सुना देगा। और इसका जो मतुआ समाज है, मतुआ समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा इससे, क्योंकि मतुआ समाज को नागरिकता को लेकर हमेशा एक दिक्कत आ रही है। प्रोफेसर सुधीर सिंह, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है सीए, क्योंकि बंगाल, पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे पहले जो बांग्लादेश में हिंसा होती है वहां से हिंदू भागकर सबसे पहले बंगाल आया था, उसके बाद बाकी जगह पे। और वहीं पर जो है आपने एक तरफ तो घुसपैठिए बसा लिए, घुसपैठियों के लिए कितना झगड़ा की, यहां तक कि टीएमसी के कई विधायकों ने, कई मंत्रियों ने यह कहा कि अगर एक भी घुसपैठिए के खिलाफ कुछ बोला तो हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, आग लगा देंगे। घुसपैठियों से इतना प्यार था, और जो हिंदू वहां से आए बांग्लादेश से जो प्रताड़ित, उनके लिए सीए लागू नहीं करेंगे। देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात, आपने भी उस नारे की चर्चा करी थी। 90 के दशक में जेएनयू में एबीवीपी शुरू हुई तो नारा लगता था, जिस कश्मीर में बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज बीजेपी ने नारा लगाया कि जिस बंगाल में से थे मुखर्जी वो बंगाल हमारा मुखर्जी वो जी। तो ये एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है और एक इमोशनल मोमेंट है बीजेपी के, नॉट ओनली बंगाल के कार्यकर्ताओं की, पूरे देश के कार्यकर्ताओं की जो एक समर्पित तौर पर लगे हैं बीजेपी के साथ, उनके लिए बड़ा ही इमोशनल मोमेंट है। रही बात जो इन्फ्लेटर्स को, जो घुसपैठिए हैं उनको बसाने की, उनको वोट बनाने की, ये तो लेफ्ट और ममता बनर्जी में कोई अंतर आप नहीं देखेंगे। दोनों की स्ट्रेटजी बहुत साफ थी कि उनको लाओ और वोट कराओ और फिर बसा दो। हालांकि यहाँ पर आपको रोक रहा हूं, ये सत्ता में रहने का, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहने का एक फॉर्मूला जो है ममता को लगा कि ये लेफ्ट का फॉर्मूला, इसी, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए जब ममता बनर्जी के जब विपक्ष में थी तो उन्होंने स्पीकर के ऊपर कागज लाकर फेंके थे, वो घुसपैठियों का ही मुद्दा था। ममता बनर्जी खुद बंगाल में घुसपैठ को लेकर जो है लड़ती थी और कहती थी घुसपैठियों को निकालो, लेकिन जब सत्ता में आई तो उनको लगा ये घुसपैठिया वोट बैंक जो है ये पहले लेफ्ट का वोट बैंक था, तो अब मेरा वोट बैंक बन जाएगा, तो उससे मुझे सत्ता में हमेशा बने रहने का एक सर्टिफिकेट नहीं। लेकिन वो बना भी ना, 2 बार से तो बना भी, हाँ, वही घुसपैठिए थे जो अब तक जीत का उनकी आधार बनते रहे। निश्चित तौर पर, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बंगाल की विक्ट्री ये भी परिलक्षित करता है कि जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं पिछले 1-1.5 साल में, जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुए बांग्लादेश के अंदर, उसका भी एक प्रतिबिंब है बंगाल के चुनाव परिणाम में। और घुसपैठिए किसी भी स्तर पर बंगाल में नहीं आए, ये बीजेपी को सुनिश्चित करना होगा। ये 5 संकल्प जो हैं, जो हिंदू उधर से आए हैं और बरसों से हैं और जो भी अहर्ताएं हैं उसको पूरा करते हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से नागरिकता देनी चाहिए। ये तो एक मानवता का सवाल है, ह्यूमन राइट का सवाल है। इसको पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा जिस पार्टी ने बनाया गलत है, लेकिन बीजेपी को ये तमाम चुनौतियों पर खरा उतरना होगा। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, महिलाओं के सुरक्षा का सवाल भी बंगाल में बहुत ज्यादा है। और बंगाल में, मैं प्रोफेसर हूं, मैं आपको बताऊं कि 5वां वेतन आयोग बंगाल में भी मिल रहा है, तो वो भी एक बड़ी चुनौती है कि 7वां वेतन आयोग आप अगर लगाएंगे तो आपको तत्काल प्रभाव से 1-1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो वित्तीय प्रबंधन भी एक बड़ा सवाल है। आर्थिक स्थिति कैसी है ये भी। जो आप बात बांग्लादेश वाली कह रहे हैं विनोद जी, बांग्लादेश की विधानसभा में ही 2 दिन पहले से ये मुद्दा उठ रहा है कि अगर तो ममता बनर्जी की सरकार हट गई और परिवर्तन होता है अगर, तो उनके लिए कितना खतरनाक होगा। इसकी सुगबुगाहट एक तरीके से वहां से आनी शुरू हो गई थी। और ये देखिए, अमित शाह गृह मंत्री बीजेपी मुख्यालय में पहुंच गए हैं, अब से कुछ ही पलों बाद पहुंचने वाले प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए, रणनीति अगर हम कहें ना, बनाने के पीछे जो सबसे अहम रोल रहा, 10 दिन के लिए कैंपिंग की थी गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में, और एक सीट पर वो रोज रात में बैठक करते थे, हर सीट को लेकर के रणनीति बनाते थे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलते थे। तो अमित शाह की अहम भूमिका जो है वो इस चुनाव में याद रखी जाएगी बंगाल में। देखिए रीमा, अमित शाह ने 15 दिन तक कहा था कि मैं बंगाल में बैठूंगा, और उन्होंने बंगाल में बैठकर जो है ममता का किला ध्वस्त कर दिया। ये बहुत अपने आप में ये दिखाता है कि अमित शाह जो है क्यों नरेंद्र मोदी के सबसे खास रणनीतिकार हैं। उन्होंने 15 दिन तक वहां बैठा और उनको एक एक चीज का अंदाजा था कि हम
पिछली बार क्यों हारे थे और कहां टीएमसी क्या कर सकती है, एक एक चीज का जो है प्रबंध किया गया। 2.5 लाख जो केंद्रीय बल भेजे गए थे उसको लेकर तमाम लोग छाती पीट रहे थे, अरे इतने लोग भेज दिए, इतने लोग भेज दिए, लेकिन वो 2.5 लाख भेजने जरूरी थे, ये आज साबित हो गया। और आज अमित शाह जो है ये बड़ी जीत का तोहफा जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मैं ये भी देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने जहां जहां रैलियां की हैं उन जगह पर आप बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखेंगे रोड शो तो रैलियां, 80% जी हाँ 80% जो है स्ट्राइक रेट जो है अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का है। जहां जहां इन्होंने रोड शो किया, जहां जहां सभाएं की, वहां वहां बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विनोद जी आप कुछ कहें, लेकिन एक वो उस पर भी बोलिएगा। अभिषेक बैनर्जी की तो हमने बात की, लेकिन एक बात तो ये भी कि आज के बाद उल्टा टांग देंगे अब गुंडों को अमित शाह, वो भी तो बात है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो अशोक जी कह रहे थे अमित शाह की कैंपिंग का, ये बीजेपी का जो इस बार का नारा था भय से भरोसे तक, ये भय से भरोसे का, ये देखिए कि बीजेपी का सबसे बड़ा नैरेटिव बंगाल में चला है। ये जो आप 202 पार्क देख रहे हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा भय से भरोसे का है। भय से भरोसे का मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2026 इतिहास में याद रखा जाएगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्वोत्तर तक सबके नैरेटिव्स फेल हुए हैं। जो भी पार्टियां अपने अपने नैरेटिव से चुनाव कर दे और चुनाव जीतने का मुद्दा रखती थी कि हम नैरेटिव से चुनाव जीतते हैं, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, सबके नैरेटिव्स को जनता ने आईना दिखा दिया है। आप पश्चिम बंगाल से शुरू कीजिए। पश्चिम बंगाल में फियर वर्सेस फियर का है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग फियर पर था, एसआईआर पे तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, सीएए में जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हारा एनआरसी लागू हो जाएगा, उसी तरह से उसने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। और वो एनआरसी के नाम पे जो गोलबंद करने की कोशिश की थी, तो अमित शाह का जब आप कैंप कर रहे हैं ना, तो उन्होंने लोगों को इंश्योर करने की कोशिश की थी कि भय से भरोसे तक। उन्होंने जब इंश्योर किया लोगों को कि जो लोग वोटर हैं एसआईआर के बाद असली वोटर, स्वच्छ मतदान का बंगाल ने 50 साल के बाद ये करिश्मा देखा है। लेकिन बंगाल में आप ये देखिए, मैं जस्ट एक फिनिश कर दूं कि ये भय से भरोसे तक का जो नैरेटिव है, वो एसआईआर पे जो नैरेटिव था ममता बनर्जी का फियर का, उसको फेल कर दिया। क्योंकि लोगों को जब आप घर से निकलते हुए देखे, 93% बंगाल का जो वोटिंग टर्नआउट है अशोक जी, वो एक तरह से आजादी के बाद ये पहला इस तरह का रुझान है। तो ये भय से भरोसे के कारण ही हुआ। लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए, एक बहुत अच्छी खबर है राहुल गांधी जी के लिए। आज की एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी और कांग्रेसियों को इस पर जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा झूठ जो है आज पकड़ा गया है। बीजेपी ये लगातार बोलती थी कि राहुल गांधी के हार का शतक लग गया, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी की जीत का जो हार का आंकड़ा था, आज के हार के बाद 99 पहुंच गया है, शतक नहीं बना है। तो अभी शतक बनाने के लिए राहुल गांधी के हार मुझे लेकिन लगता है ये गलत डेटा है, क्योंकि 99 तो पिछली बार ही हो गए थे। ना अभी नहीं हुआ। रीमा मेरे पास पूरा डेटा है राहुल गांधी की हार का, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लिए एक खुशी की खबर है कि राहुल गांधी की हार का आंकड़ा 100 नहीं पहुंचा है, अभी 99 पे आकर वो अटका है। हो सकता है इसी खुशी में वो विदेश गए हों। अरे तो राहुल गांधी है भी नहीं, बचा लिया उन्होंने, वो अपने गल्फ में बैठे हुए जीत के बचा लिया। 99 सीट है उनकी। राहुल गांधी को से क्या फर्क पड़ता है अशोक जी? आप जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनको लेना देना नहीं है नेता प्रतिपक्ष को इंतजार नहीं था 5 विधानसभा के रिजल्ट का, वो तो अपने ओमान चले गए। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी का अपना एक अलग स्टाइल का पॉलिटिक्स है। ये 24/7 का जो पॉलिटिक्स करने वाले अमित शाह और मोदी का की जो टीम है, वो इस देश में एक बड़ा चैलेंज दिया है उन तमाम राजनीतिक दलों को कि राजनीति अब वो नहीं है जो राहुल गांधी के पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। इलेक्शन स्टेट में आप जाएंगे, 2 दिन की रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल में उन्होंने 2 सभाएं की थी। एक दिन का जो है पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी आधा 1 घंटा से ज़्यादा नहीं रहे थे, वो निकोबार चले गए थे। तो अब आप सोचिए कि जहां आप ये पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं आपके सारे नेता, और वहां 24/7 देश के गृह मंत्री लोगों को भरोसा देने के लिए 15 दिन का कैंपिंग करता है वहां बैठ के कि मैं हूं ना। ये जो ताकत है, ये बल जो कार्यकर्ता को मिला, राज्य के बंगाल में जो लोगों को मिला कि अमित शाह गृह मंत्री यहां बैठा हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं होने देगी, इसको इंश्योर किया।
अमित शाह की भाषा में कहिए, उन्होंने कहा कि जो टीएमसी के गुंडे किसी भी तरह की बदमाशी करेंगे उल्टा लटका देंगे। तो ये जो जवाब था अभिषेक बनर्जी का, जो 12 बजे के बाद था, उसका ही जवाब था। नहीं, लेकिन अब आपको लगता है कि गुंडे जो वाकई में थे, जहांगीर खान जैसे, जो अभी 24 घंटे पहले तक महिलाओं को एक तरीके से पीट रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम्हारे घरों को जला देंगे, अभी तक की भी धमकी दे रहे थे, रीमा, अभी आप चले जाओ पश्चिम बंगाल में के जितने आ रहे हैं शॉर्ट्स, ये देखो सत्ता का यही होता है। हाँ। आज टीएमसी के सारे ऑफिस खाली पड़े हैं, उन्हें कलकत्ता का हेडक्वार्टर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्यकर्ता को जिस दिन लग जाएगा उस गुंडे को कि इसके हाथ में कुछ नहीं है, वो अपने आप सब पावर खत्म है। पावर का बीजेपी की टैली काफी आगे पहुंच गई है, 205 पहुंच गई है अब बीजेपी की टैली। अगर हम रुझानों की बात करें तो 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया और 5 सीटें और ज्यादा। तो ये अब बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में बढ़ाई गई प्रशासनिक सतर्कता, राज्य के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जारी किए निर्देश, कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइल हटाई ना जाए, फाइलों को ना तो नुकसान पहुंचाया जाए ना बाहर ले जाया जाए, यानी सभी विभागीय सचिव और कार्यालय प्रमुख जिम्मेदारी तय करेंगे। ये तो बड़ी खबर है भाई ममता बनर्जी के लिए। यह इस बात की आशंकाएं जताई जा रही थी रीमा कि हो सकता है चुनाव नतीजे प्रतिकूल हों तो वहां पर कुछ सरकारी इमारतों में आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं, ये आशंका जताई जा रही थी। और फाइल लेकर भाग गई थी। बिल्कुल, पिछली बार फाइल लेकर भागी थी, इस बार कुछ और। तो इसलिए जो है पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाई गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बीजेपी लगातार करप्शन के बड़े आरोप लगाती रही है और कई आरोपों के ऊपर जो है राजनीति होती रही है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये दरअसल किस तरह से जो है ये इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन एक बात इस चुनाव की और है जो हमको जरूर चर्चा करनी चाहिए तमिलनाडु को लेकर, क्योंकि स्टालिन जो है वो चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री स्टालिन। अगर लोगों को याद होगा उनका एक वीडियो वायरल हुआ था बीच चुनाव में, विनोद जी आपको भी याद होगा, कि एक बूढ़ी महिला कुछ कागज लेकर के स्टालिन के पास जा रही थी। हाँ। और उस बूढ़ी महिला ने अपना कुछ दुखड़ा अपना बताने के लिए स्टालिन ने उनके हाथ से कागज तो लिए, लेकिन उसके बाद बूढ़ी महिला को एक तरह से, जिस तरह से उन्होंने हाथ से एक तरह से किनारे किया, वो एरोगेंस दिख रहा था। उनके बेटे का एरोगेंस ये दिख रहा था कि वो देश भर में घूम घूम कर ये कहते थे कि सनातन को खत्म कर देंगे। वो घूम घूम कर, अच्छा ये ब्रेकिंग न्यूज़ फिर बात करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइल हटाई ना जाए क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और फाइलों को ना तो नुकसान पहुंचाया जाए ना बाहर ले जाया जाए, ये प्रशासनिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी तरह से सभी विभागीय सचिव और कार्यालय प्रमुख इसकी जिम्मेवारी तय करें। ये बात अब ये चिट्ठी, ये आप लेटर देख रहे हैं, इसके जरिए, इस ऑर्डर के जरिए कहा गया पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाई गई है क्योंकि अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ी की आशंका ना हो। और ये मामा जी का डांस देखिए, मामा जी इस वक्त जो है पूरे झूम रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा मामा जी, इससे पहले भी चुनाव के दौरान भी उनको देखा गया था, वो पब्लिक के बीच बाकायदा गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर वो जश्न मनाते थे, डांस करते थे। आज भी वो डांस कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने मिठाई क्या बांटी है, मुझे नहीं पता। कुछ लोग कह रहे थे पेड़ा बांटेंगे आज, वो मुझे नहीं मालूम उन्होंने पेड़ा बांटा या संदेश बांटा या क्या बांटा, लेकिन इस वक्त बड़े खुश हैं। वो सब लोगों के साथ नाच गा रहे हैं। उनका कनेक्ट जो है पब्लिक के साथ, जो कनेक्ट था है, वो इस बीजेपी की जीत का बहुत बड़ा कारण बना, बहुत बड़ा कारण उनका जो महिलाओं के बीच उनकी भी लोकप्रियता काफी ज्यादा है और उन्होंने भी जो महिलाओं के साथ अपना कनेक्ट बनाया है एक तरीके से, एक बच्चे की, एक लड़की के साथ, एक छोटी सी बच्ची जो उनको बता रही थी कि आप धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन कैसे लगाएं और उसके बाद वो टिप्स दे रही थी। ये जो कनेक्ट है, ये सीखने वाली बात है बीजेपी के नेताओं से खास करके कि भाई ऑपोजिशन में कहीं ये कनेक्ट क्यों नहीं बन पाता नेताओं का। और यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं का जो है वो नैरेटिव जो है वो अपने आप ही बन जाता है, वो बनाने की जरूरत नहीं बनती है। हम आपको लगातार बीजेपी मुख्यालय की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो है गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े नेता मौजूद है। प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा हो रही है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए ये आज का दिन बहुत बड़ी जीत है। और अगर रोशन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं सुबह से सोच रहे थे हम इस पर, ये जो आज जीत हुई है बंगाल में,
मुझे लगता है आज की रात ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव भी आज की रात सो नहीं पाएंगे। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आज उनका वही तेजस्वी गाना यादव होगा भी अभी लालू यादव से मिलकर आई थी वो परसों, नहीं, उनका आशीर्वाद भी लेकर आई थी। क्योंकि ये जो बंगाल के चुनाव है इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में 2027 पर पड़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए बंगाल चुनाव में हालांकि अखिलेश ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो दीदी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। जो भी आपने बात कहा कि राहुल गांधी वहाँ 2 दिन आए, उसके पीछे कारण ये था कि राहुल गांधी चाहते थे कि अगर वो ज़्यादा प्रचार करेंगे तो ममता बनर्जी का वोट कटेगा, इसलिए वो बाहर चले गए। अच्छा देखिए, ये राजनाथ सिंह भी अब पहुंच गए हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में, और वहां पर ये वही गमछा है जो स्टाइल प्रधानमंत्री ने लहरा करके दिखाया था। कार्यकर्ता भी कुछ हद तक वैसे ही गमोसा वो लहरा रहे हैं। हाँ, गमछा तो ये बिहार में था, अब गमोसा है, गमोसा हो तो गया। ये लोग गमोसा लहरा दोनों रहे हैं जगह वहां है, पर। ये असम में भी है, बंगाल में भी हाँ, है। दोनों जगह पर वही है। और ये गाड़ी ये राजनाथ सिंह जी की गाड़ी है शायद। बंगाल की बात, बंगाल में तो सिर्फ आज झालमुड़ी है भाई। हाँ, आज बंगाल में गमोसा वमोसा नहीं, सिर्फ झालमुड़ी चलेगी। झालमुड़ी चलेगी, और एक एक करके नेताओं का पहुंचना जारी है। अब लगता है कि बीजेपी के अध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं, नितिन नवीन। उनके लिए इस बार ये चुनौती भरा था क्योंकि पहला चुनाव उनकी अध्यक्षता में ये लड़ा जा रहा था, और काफी हद तक ये था कि देखते हैं क्या नतीजा आने वाला है। तो नितिन नवीन भी अध्यक्ष होने के नाते उनके नेतृत्व में ये चुनाव भी लड़ा गया। मुझे लगता है तो ये पहला चुनाव, ये उनके लिए वेलकम इलेक्शन था उनका। हाँ, ये उनके लिए, ये एक्चुअली उनके लिए वेलकम उनकी अच्छी हुई है। ओपनिंग अच्छी हो गई। शानदार ओपनिंग हुई है। ओपनिंग बहुत शानदार हुई कि पश्चिम बंगाल उनकी झोली में चला हाँ गया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अपने आप में, मतलब वो लकी चार्म साबित हुआ है बीजेपी के लिए। नितिन नवीन की, उनके बीजेपी की बागडोर संभालते ही पहला जो बड़ा चुनाव था बीजेपी ने वो चुनाव जीत लिया। तो लकी चार्म जो है नितिन नवीन साबित हुआ। आप कह रहे थे राहुल गांधी इसलिए नहीं गए हाँ। क्योंकि उनको लग रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या है ना, आजकल अगर आप डबल गेम खेलते हैं तो पब्लिक समझ जाती है। एक तरफ आपके कार्यकर्ता की हत्या होती है तो आप कहते हैं कि गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ आप ममता बनर्जी को पिछले दरवाजे से जिताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अगर देखिए आपकी पश्चिम बंगाल चुनाव में जो इनका इंडिया गठबंधन था सो कॉल्ड, वो यूनाइट नहीं हो पाया। वहाँ लेफ्ट अलग लड़ा, कांग्रेस अलग लड़ा, टीएमसी अलग लड़ा। तो इनकी सबकी कोशिश थी कि हम कमजोरी से लड़ें और ममता बनर्जी के लिए रास्ता खोल दें, लेकिन जनता को समझ में आ गया कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। तो इसलिए जनता ने विश्वास जताया कि अब इस बार उसको परिवर्तन करना है। 2011 में जिस तरह से परिवर्तन हुआ, जिस तरह से 35 सालों का जो शासन था लेफ्ट का, उसको ख़त्म किया और ममता बनर्जी पे पूरी बंगाल की जनता ने विश्वास जताया। लेकिन वो विश्वास जैसे जैसे उन्होंने तोड़ा, एक जब उनका एक टेनोर खत्म हुआ और दूसरे टेनोर जब शुरुआत हुई तो दूसरा टेनोर उनका तुष्टिकरण की तरफ चला गया, और तीसरा टेनोर तो पूरी तरह से वही था कि वो कैसे वहाँ हिंसा हो सके। जो ये लेफ्ट के कैडर थे, उन कैडरों ने बिल्कुल वहाँ जो तांडव किया था, बंगाल की जनता परेशान हो गई थी। फिर बंगाल में आप अगर देखें कि जो डेवलपमेंट के आंकड़े हैं, कितना पीछे बंगाल चला गया, तो लोग उसमें परेशान थे कि कैसे बंगाल को वापस ट्रैक पर लाया जाए। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि ममता बनर्जी का जो शुरुआत हुई थी वो टाटा के खिलाफ हुई थी, सिंगूर आंदोलन के कारण हुई थी। तो एक मैसेज गया कि अब यहाँ जो इंडस्ट्री होगी, जो यहाँ कारखाने होंगे, उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे 15 सालों में वहाँ स्थिति ये होगी कि पर कैपिटा इनकम भी उनकी 80,000 से नीचे आ गई। तो लोगों को लगा कि अब विश्वास करना है। अगर हम कहीं, ये एक अहम टैली आ रही है सामने, मुस्लिम प्रभाव वाली जो सीटें रही पश्चिम बंगाल की, उसमें 2021 और 2026 में कंपैरिजन है। ये 7 सीटें पहले बीजेपी के पास थी और इस बार 38 सीटें हैं मुस्लिम प्रभाव वाली। और इसी तरह से अगर टीएमसी की बात करें तो मुस्लिम प्रभाव वाली 111 सीटों में से पिछली बार टीएमसी को मिली थी 103 और इस बार मिली है 67। तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब बीजेपी ने डेंट कर दिया। 38 सीटें, मतलब क्या ये हम कह सकते हैं अब कि भाई मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया? बिल्कुल, देखिए अगर आप टोटल वोटिंग देखें कि करीबन 93% का बंगाल में हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी समुदाय ने आपको वोट नहीं डाला। फिर जो लोगों में एक, वहाँ 2 तरह के मुस्लिम है, बंगाली मुस्लिम। एक मुस्लिम वो है जो कि वहीं का है, जो बंगाल का है, और एक मुस्लिम वो है जो कि बांग्लादेश से आया हुआ है। तो जो लोकल मुस्लिम है वो भी समझते हैं कि इनके कारण हमारी बदनामी हो रही है या इनके कारण जो हमारा अधिकार है वो छीना जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है रोशन आप थोड़ा सिंप्लीफाई, मैं सुधीर सिंह, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल पोलराइजेशन था। बिल्कुल, इस बार पहली बार जो हिंदू इलाकों में जो भारी पोलिंग हुई वो ये दिखा रहा था कि अगर मुस्लिम इलाकों में भारी पोलिंग हो सकती है तो हिंदू इलाकों में, और हिंदू जहां पॉकेट्स हैं,
वो वहां पर भारी पोलिंग हुई है, शायद ये भी एक इफेक्ट है। हिंदू वो तो हिंदू हुआ है। भाई वो जो नारा दिया गया था इस नहीं बार। नहीं, हिंदू तो हुआ ही है, हिंदू पोलराइजेशन तो हुआ ही है। एक मैं क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली ये है, आप इसी रिजल्ट को इस तरह से देखिए, मुस्लिम किसी भी तरह से गलतफहमी में नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात ये मुस्लिम का वोट जो पड़ता है ना, पोलराइजेशन जो अशोक जी कह रहे हैं, इसमें फेल हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी से लेके जो वहाँ पे सेकुलर फ्रंट है, हुमायूं कबीर, ये सारे। अब आप देखिए कि बीजेपी का जो वोट, ये आप जितना वोट शेयर देख रहे हैं, उन शेयर में आप देखिए जो पोलराइजेशन का, तो आप देखिए कि एक हिंदुत्व के नाम पे जो बीजेपी ने उसको भय से भरोसा तक का जो कमिटमेंट दिया, सिक्योरिटी का कमिटमेंट दिया है, ये सिक्योरिटी वहाँ आम से लेके खास तक कलकत्ता में अर्बन इलाके में रहने वाले लोगों के लिए वो सिक्योरिटी उतना ही बड़ा थ्रेट परसेप्शन में था जितना संदेश खाली के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है। बॉर्डर के इलाके में मुर्शिदाबाद में आपने देखा था वक्त के आंदोलन के समय में किस तरह का हुआ। तो जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी के कारण ये पोलराइजेशन ज्यादा हुआ था कि लोगों को सुरक्षा पहले चाहिए था। और अब आप देखिए कि उसमें हुआ क्या कि एक राइट विंग में अगर आप ये देखते हैं तो बीजेपी के इसके तोड़ का दूसरा पार्टी अभी तक है ही नहीं पूरे इंडिया में। आप देखिए इस पॉलिटिक्स में बीजेपी को चैलेंज करने वाला कोई हिंदू ग्रुप नहीं है। लेकिन आप जब एक मुस्लिम डोमिनेट्स का बात करते हैं जिसको आप लिबरल और सेकुलर ग्रुप कहते हैं सो कॉल्ड, वहां आप देखिए अपोजिशन के 20 ग्रुप बैठे हुए हैं। एक मुस्लिम में ही अगर पश्चिम बंगाल में देखें उसके ग्रुप से 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, 6। और उसके बाद आप देखिए उसमें दावा करने वाले ममता बनर्जी सबसे आगे थी। फिर भी जो आप ये देखिए कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन में सबसे ज्यादा टीएमसी को मुस्लिम मतदाताओं का एक मुश्त वोट पड़ा है। लेकिन आप उस वोट के दावेदारी में आप देखिए कि हुमायूं कबीर की भी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी है, उसमें फुरफुरा शरीफ का भी पार्टी है। तो ये सब चीजें बीजेपी को कहीं भी से भी फायदा किया है उन सारे बॉर्डर इलाके में। जहां जहां ट्रायंगुलर और जहां 4 कॉर्नर का इलेक्शन हुआ है, बीजेपी वहां अपनी जीत का सिक्योर किया है। चाहे वो वर्धमान का आप देख लीजिए, दक्षिण कलकत्ता का देख लीजिए, संदेश खाली के इलाके में देखिए, बॉर्डर इलाके में। मैं 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। संदेश खाली की जो विक्टिम थी जिसको बीजेपी ने टिकट दिया था, पानीहाटी, दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ये अपने आप में दिखाता है कि जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा था संदेश खाली से लेकर आरजी कार तक, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। और इसमें महिलाओं ने, मतलब लोग कहते थे कि बहुत अहम सीट नहीं, लोग कहते थे कि महिलाएं जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन जो अत्याचार हुआ महिलाओं पर, महिलाओं ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं, बड़ी खबरों पर लौटेंगे और इसके बारे में लगातार चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे वीडियोस अभी हम बात कर रहे थे वो चल रहे हैं अशोक। अभी एक वीडियो देखा कि पुलिस वाले जो हैं, काफी सारे पुलिस बल वो डांस करते हुए दिखाई दिए। 7th पे कमीशन, उनको अब ये लग रहा है कि अब उनके लिए अच्छा हो जाएगा बीजेपी के जो संकल्प है उसको लेकर। और देखिए अभी तक कितना ज्यादा वो भी डर में जीते थे ममता बनर्जी के। देखिए एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट की थी और उसने रिपोर्ट ये की थी कि वो बंगाल के कोलकाता में कई पुलिसकर्मियों के साथ बैठे थे। तो कोलकाता के पुलिसकर्मियों ने कहा कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो सबसे पहले वो वर्दी अपनी उतार करके वो जाएंगे मां कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, वो देख रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो गुवाहाटी जाएंगे, मां कामाख्या देवी की पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद गंगा सागर में डुबकी लगा के फिर से वर्दी पहनेंगे। ये पुलिस कर्मियों के जो है एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, तो समझा जा सकता है कि वहां के पुलिसकर्मी भी, वहां के लोकल जो लोग थे, वो भी चाह रहे थे कि किस तरह से इस सरकार से छुटकारा मिले। बिल्कुल। और निर्मला सीतारमण पहुंची है बीजेपी जेपी मुख्यालय। नड्डा, निर्मला सीतारमण एक एक करके काफी केंद्रीय मंत्री जो है, वरिष्ठ मंत्री, वो भी अब बीजेपी मुख्यालय में पहुंच गए हैं और बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। लगता है कुछ ही पलों में अब वो भी पहुंचने ही वाले हैं। किरण रिजिजू दिखाई दे रहे हैं। एक पॉइंट है, अशोक जी ने जो अभी सोशल मीडिया से लिया कि पुलिस वाले बड़े खुश हैं और वो कामरूप जाकर के पूजा करेंगे, तो पुलिस वाले भी तो इंसान है। फिफ्थ पे कमीशन का जो दंश है उनको फिफ्थ पे मिल रहा है, अच्छा, तब से सेवंथ पे उनको अब मिलना है। लेकिन एक बड़ी बात जो पीछे चर्चा हो रही लेकिन थी, ये जो चर्चा थी ना सुधीर जी, ये पे कमीशन के लिए नहीं थी। ये भाव ये था कि हमसे इतने समय में इतने जो पाप करवाए गए, वो पाप की मुक्ति के लिए, कि हम वो अब पाप से मुक्त होने के लिए गंगा, ये उनसे जो टीएमसी ने जो तमाम उल्टे सीधे काम करवाए। आप सोचिए ना, वहां कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी, महिलाओं का बलात्कार होता था, लोकल पुलिस को, थाने को आदेश था कि आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हाईकोर्ट जाकर के आपको रिपोर्ट लिखानी पड़ती थी। हाई कोर्ट में जाए बिना आपकी कोई रिपोर्ट नहीं होती थी। संदेश खाली ये बंगाल में रहा है। संदेश खाली में किस तरह से महिलाओं को घर में बुलाते कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, लेकिन उनके खिलाफ एक रिपोर्ट नहीं अशोक लिखी जी, जाती। कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल से ही थाने सत्तारूढ़ दल जो है वो नियंत्रित करते हैं बंगाल में। ममता भी उसी लाइन पे चली। लेकिन मैं मूल बात पर कह रहा था कि जो एक अभी डेटा पर चर्चा हो रही थी कि जो अल्पसंख्यक डोमिनेटेड सीट्स हैं उसमें बहुत कम गई टीएमसी और बीजेपी जो है आगे बढ़ गई। मैं बहुत क्लियरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि वो सीटें बीजेपी इसलिए जीती कि हिंदुओं ने 90% वोट जो है निकल के किया। 92% जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में ही हिंदुओं ने किया। क्योंकि अल्पसंख्यक प्रभावित सीट का मतलब है 35, 40, 45% अल्पसंख्यक है, फिर 55% तो वहां हिंदू ही है ना। वो पोलराइज नहीं थे, उसका एक सीजेबल सेक्शन ममता के साथ था। इस बार वो पूरे के पूरे आ गए, बीजेपी के पक्ष में खड़े हो गए, इसलिए वो जीत हुई है। हो सकता है कि मुस्लिम जो 2% बीजेपी को मिल रही हो वो 6% हो गया हो, वो हो सकता है। लेकिन वो जीत, इन सीटों पर जो निर्णायक जीत हुई है वो हिंदू मतों के कंसोलिडेशन के कर नहीं। और इसका मतलब तो अब अगर ये ट्रेंड शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल से, तो फिर यही ट्रेंड अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रात बड़ी मुश्किल होगी अखिलेश यादव और बाकी राज्यों में भी अब दिखाई देगा। ये तो मतलब अहम बहुत बड़ा प्रभाव होगा। और अरविंद केजरीवाल को आप भूल रही हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिन बिताए हैं कलकत्ता में प्रचार करते हुए, और अखिलेश यादव ने भी कुछ वक्त बिताए हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत पर भूल जाते हैं, महाराष्ट्र में पीएम ने एक स्लोगन दिया था कि एक है तो सेफ है। तो ये एक है कि सेफ है महाराष्ट्र से चलते हुए सीधे पश्चिम बंगाल में और असम में आपने देखा कि एक है तो सेफ है। ये जितनी लड़ाई है, अभी आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात जब आप कह रहे थे, अशोक जी ने पूछा था, अखिलेश यादव की पूरी लड़ाई जो पीडीए वो कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? अभी कभी उनका पीडीए जो है ए से अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी ए से अगड़ा हो जाता है, कभी पी से कुछ और हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन नमो झालमुड़ी बिक रही है भाई। नमो झालमुड़ी बीजेपी ऑफिस मुख्यालय में दिखाई दे रही है। स्टॉल अलग से लगवाया गया इस बार बीजेपी के दफ्तर में, इसका नाम ही उन्होंने अब नमो झालमुड़ी रख दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी जो है बीजेपी भी जो है, कभी राहुल गांधी को जो है वो करने के लिए, कभी जो है जलेबी खाती है जीत पर, आज झालमुड़ी खा रही है, संदेश खा रही है, कहीं पेड़ा खा रही है। मतलब अपने विरोधियों को पेड़ा बनाकर खाना, मतलब बीजेपी से कोई सीखे कि किस तरह से विरोधियों से लड़ा जाता है और फिर आखिरी जो जख्म है उस पर कैसे जो है नमक छिड़का जाता है। ये कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 रुपए का झालमुड़ी खाकर ममता बनर्जी का किला ध्वस्त कर दिया। उनको इतनी झाल लगवा दी पूरी। मतलब आप देखिए, वो झालमुड़ी का ऐसा इफेक्ट था
कि उस झालमुड़ी के ऊपर सबको कमेंट करना पड़ा। मतलब क्या जरूरत थी? मतलब आप पूरा का पूरा जो टीएमसी के सांसद जो हैं, कांग्रेस की तरफ से सारे फेक न्यूज फैलाई गई कि ये जो झालमुड़ी बेचने वाला था, ये तो जो है एनएसजी का कमांडर था, ये तो जो है पहले से दुकान खुली थी, नई नई दुकान खुली थी। जबकि उस झालमुड़ी बेचने वाले लड़के का, उसके पिता का, उसकी दुकान के सबने इंटरव्यू किए। वो कई सालों से वहां पर था। बनर्जी ने तो ये भी कह दिया था कि ये 10 रुपए कैसे आ गए। झारग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी ने हाँ, जीती, जीत टीएमसी का लगातार 4 बार से वहां विधायक है। जी जी जी। अच्छा, और इसके झारग्राम बाद- के आसपास का 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल, बीजेपी ने बिल्कुल, जीती है, वो झालमुड़ी है जी। तो इस झालमुड़ी का इंपैक्ट आप देखिए पश्चिम बंगाल के, अगर कल्चर की बात आप करते हैं ना, पश्चिम बंगाल और बिहार में ये झालमुड़ी का एक कल्चर है। बहुत बड़ा वहां लोग कल्चर। खाते हैं, सुबह में खाएं या शाम में खाएं, लेकिन झालमुड़ी एक बार रोज खाते हैं। तो झालमुड़ी का पीएम का एक सुलभता से एक दुकान पे पहुंचना और उनका वो संवाद करना झालमुड़ी वाले दुकानदार से, ये लोगों को अपील किया। अच्छा, एक चीज ये हम लोग अपील जो भूल है- रहे हैं, ये झालमुड़ी के साथ ही जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने कहा था झालमुड़ी पर कि अब मैं आऊंगी दिल्ली इस चुनाव के बाद और फिर दिल्ली आकर खाऊंगी भेलपूरी। तो अब ना वो दिल्ली आ पाएंगी। अब दिल्ली का किला उन्होंने कहा था, अब दिल्ली का किला मैं ध्वस्त करूंगी दिल्ली आकर, और फिर दिल्ली में रीमा, आपको भेलपूरी याद खाऊंगी। होगा पीएम के झालमुड़ी के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दर्जनों बार नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी झालमुड़ी के अगेंस्ट में, लेकिन वो झालमुड़ी चल नहीं पाया। इसलिए उसका वो काउंटर उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो जो आम लोगों में सूट किया था पीएम का, वहां चल के जाना और दुकानदार से झालमुड़ी मांगना, 10 रुपया उनका देना और वो संवाद। तो उस इलाके में झारग्राम का जो पूरा इलाका है वो, उसमें बंगाली और नॉन बंगाली स्पीकिंग दोनों का। चलिए एक जल्दी से एक ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं और हम आपको बीजेपी मुख्यालय से लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं और बड़ी खबरों को लगातार आपको हम बता रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और इस बीच जो खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, वो ये, हुमायूं कबीर ने दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की। हुमायूं कबीर ने बंगाल में दोनों सीटों पर दर्ज की। रेजीनगर विधानसभा सीट पर हुमायूं कबीर 58,876 वोटों से जीते, ये एक बड़ी खबर है। और नवादा विधानसभा सीट पर हुमायूं कबीर 27,943 वोटों से जीत गए हैं, ये बड़ी खबर है। हुमायूं कबीर ये वही नेता हैं जो दरअसल पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे। तो इसका मतलब ये भी है, इसका मायने ये भी है कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर भारी डेंट मारा है इन्होंने ममता बनर्जी के वोटों में। नवादा विधानसभा सीट पर हुमायूं कबीर 27,943 वोटों से जीते हैं और पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। और काफी बड़े मार्जिन से जीते हैं हुमायूं कबीर, छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। 50,000 से ज्यादा और 25,000 से ज्यादा दूसरी सीट, तो ये अहम इस